ट्रम्प जो है, मैं कह रहा हूं कि वो यानी या तो देखिए क्या हुआ, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे ना ये जिमी कार्टर, तो रिपब्लिकन के हाथों हार गए, रिपब्लिकन की वापसी हो गई रेगन की। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसका असर उनके ऊपर, उन्होंने तो इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना जाहिर है कि वो तीसरी वो बन नहीं सकते, लेकिन चूंकि पूरी काबीना साथ है, इसी में से किसी ने निकलना है, या तो मार्को रूबियो होंगे या जेडी वेंस होंगे या कोई और आएगा, तो पूरी रिपब्लिकन पार्टी ही इसके नतीजे में कहीं फारिग होती जा रही है और इतनी ज्यादा तकसीम हो गई है अमेरिका में इस वक्त, इंटरनल जो डिवीजन है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने में आज एक आर्टिकल है, वो है कि हैज अमेरिका ऑलरेडी अंडरगॉन सॉफ्ट ब्रेकअप। अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, कि क्या अमेरिका जो है वो एक सॉफ्ट ब्रेकअप की तरफ चला गया है, सॉफ्ट ब्रेकअप, ठीक है। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ये मुझे इसलिए, जो बड़ी उनकी इंटरनल जो हालात हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल है वो इसलिए बड़ा एक हैरान कर देने वाला एक उन्होंने पीस लिखा है कि हैज अमेरिकन ब्रेकअप। इसको अगर हम थोड़ा सा वो करें, हाँ, ये हैज अमेरिका ऑलरेडी अंडरगॉन अ सॉफ्ट ब्रेकअप। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है, ये जो ऑपेड छपा है वो कह रहा है कि ये एक वेलवेट डाइवोर्स हो गई है अमेरिका के अंदर। वेलवेट डाइवोर्स ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, और जो लिखने वाले हैं वो भी बड़े जबरदस्त, वहां पे जो जिनका ये आर्टिकल है, पीस है, वो कहते हैं कि इंटरनली एक डाइवर्स हो गई है अमेरिका में, तलाक हो गई है, एक सॉफ्ट नरम तलाक हो गई है, जैसे चेकोस्लोवाकिया में हुई थी। इसको वो चेकोस्लोवाकिया के साथ मिला रहे हैं और वो ये कहते हैं, ये कर्ट एंडरसन जो है जिनका ये आर्टिकल है, वो कहते हैं कि अमेरिका जो है ये खामोशी से टूट चुका है, अंदर से तकसीम हो चुका है, सॉफ्ट एक ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी, और इतनी ज्यादा तकसीम हो चुकी है कि वो सियासी तकसीम नहीं है, बल्कि वो जो है वो चेकोस्लोवाकिया की तरह एक सॉफ्ट ब्रेकअप है। अच्छा, चेकोस्लोवाकिया आपको पता है ना, ये वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम खत्म हुई तो उसी ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर में उन्होंने चेक जो कौम थी और जो स्लोवेकियंस थे उनको मिला के वो चेकोस्लोवाकिया बना दिया था ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर खत्म होने के बाद। वो कभी वो, अच्छा, ये सोवियत कैंप में था ये चेकोस्लोवाकिया, तो 89 में फिर यहाँ पे मुजाहरे शुरू हुए, लेकिन इनकी ये दो फिर मुल्कों में टूट गए, एक स्लोवाकिया और एक चेक रिपब्लिक, लेकिन इतनी खामोशी से टूटे कि कोई, यानी उसको इसीलिए वो वेलवेट डाइवोर्स कहते हैं। यानी खामोशी के साथ दोनों रहनुमाओं ने, कोई खाना जंगी नहीं, कोई जंग, इवन रेफरेंडम तक नहीं, वो मुलाकात हुई एक जगह, उन्होंने कहा कि भी ऐसा है कि हम एक साथ रह नहीं सकते, खामोशी से दोनों ने अपनी अलहदगी का ऐलान किया, दो अलग मुल्क बन गए। तो ये चेकोस्लोवाकिया जो है, चेकोस्लोवाकिया चेक रिपब्लिक और स्लोवेकिया में हो गया। वो ये कह रहा है कि ये क्या कोई एक सॉफ्ट ब्रेकअप ऑलरेडी अमेरिका में हो चुका है। इतनी पोलराइजेशन है और इतनी ज्यादा एक दूसरे के साथ नफरत है कि वो कहता है कि एक किसी कैफे में चले जाएं, किसी मॉल में बैठ जाएं, जाके किसी जगह ऑफिस में चले जाएं, तो लोग एक दूसरे के साथ शदीद जो नजरियाती इख्तलाफ है उसको वो खून खराबे तक ले गए। तो अब ये जाहिर है वो तो दो मुल्क थे, यहाँ तो 50 रियासतें हैं, लेकिन वो उसका थीम ये है। वो कह रहे हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो है इतनी तकसीम वाइड हो चुकी है अमेरिका में कि अब कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सॉफ्ट ब्रेकअप है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का वहां पे। एनीवे, अब आ जाएंगे तो क्या अगले सदर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो इन्हीं में से होगा और वो इन्हीं पॉलिसीज को इंडोर्स कर रहा होगा। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या जिमी कार्टर सिचुएशन में आ गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने अब कोई रास्ता नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके, तो उन्होंने ताज़ा तरीन जो उनकी तरफ से बात हुई है वो हुई है कि हम अब माशी दबाव ईरान पे बढ़ाएंगे, और माशी दबाव जो है वो जो CNBC है
ईरान अपना मौक़िफ़ सख्त कर रहा है। सख्त से मुराद ये कि वो जो MOU है वो कह रहा है कि शराइत पूरी करो और उसके बगैर तो मुझे नहीं खुलेगा। लेकिन CNBC को कोट करो, फर्स्ट ट्रम्प सिग्नल्स शिफ्ट टू इकोनॉमिक प्रेशर। अच्छा, अब ये है कि ये जो इकोनॉमिक प्रेशर है, बस अब कोई फौजी हमला हो नहीं सकता। अच्छा, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ट्रम्प सिग्नल्स रिस्ट्रेन ऑन ईरान, इंटेल सेलिंग बिलियंस इन कॉमन स्टॉक मोर। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे कोई आधे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई हम अब इसको कैसे मैं बयान करूं, हमारे कोई बहुत हल्के से कोई आधे, बिल्कुल हमारे कोई ऐसी बात चल रही है, मतलब मुज़ाकरात नहीं हो रहे बल्कि सेमी निगोशिएशंस हो रही हैं हमारी। अब ये सेमी निगोशिएशंस क्या हैं ये मुझे नहीं पता। ये फॉक्स न्यूज़, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हमारी सेमी निगोशिएशंस हो रही हैं। सेमी निगोशिएशंस नहीं, सेमी निगोशिएशंस हो रही हैं ईरान के साथ। फॉक्स न्यूज़ थर्ड। अब मामला ये है कि अच्छा, फिर साथ ही उन्होंने कहा है कि अब सेमी, ये क्या है भाई, सेमी निगोशिएशन उन्होंने कहा है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये लो की, ये धीमे धीमे रख के, ये निवे निवे चलना है हमने ईरान के साथ और मामलात को आगे लेके चलना है। तो अब हमने ज़्यादा कोई बात करनी नहीं है। ABC न्यूज़, US लो किंग निगोशिएशंस, यानी इसका क्या मतलब है धीमे धीमे, मतलब क्या अब, मतलब क्या कर, अब क्या मतलब, देखें ना, मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि इसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ये जो पूरा उनकी जो पूरी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के नतीजे में चूंकि सारे ही मुल्क जो हैं वो उसको बड़ी गौर से देख रहे हैं, तो इस दौरान जो है वो ऐसा नहीं है कि क्या होगा। इसमें दो मुल्क गौर से देख रहे हैं अमेरिका को। एक है चाइना, वैसे तो पूरी दुनिया देख रही है, चाइना और रशिया, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा जो वेपन्स, एक तो ये ना कि यूरोप से आ गए सारे, यूरोप से सारे वो आ गए मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान से जंग करने के लिए, वो मुख्तलिफ जगहों से, यूरोप के मुख्तलिफ बेसिस से। लेकिन अब पता चल रहा है कि असल जो ज्यादा जो वेपन्स और जो वॉरशिप्स और मिसाइल्स और थर्ड और ये सारा सिस्टम, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने पैसिफिक से, जिसको कुछ अर्से पहले तक इंडो पैसिफिक कहते थे, अब पैसिफिक कमांड, पैसिफिक से उन्होंने शिफ्ट किया है। तो वहां पर साउथ कोरिया, जापान, वो सारे उसी सूरत हाल के शिकार हैं जहां यहां पे अमेरिका के इत्तेहादी, ये जो यूरोप में और यहां पे, यूरोप तो खैर निकल जाएगा और ये जो वेस्ट एशिया ये भी से निकल जाएगा, लेकिन उनके लिए इशू ये है कि वो किसके साथ डिफेंस पैक्ट करेंगे सवाए इसके, कोई चाइना के साथ मामला ठीक करें, वो तो नॉर्थ कोरिया भी तो है वहां पे। अच्छा, अब यह है कि ये सबसे ज्यादा शिफ्ट पैसिफिक से हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हमें कौन बता रहा है? हमें न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो शिफ्ट हुआ है ये 9th, द US इज बर्निंग थ्रू वेपन्स इन ईरान एंड रशिया एंड चाइना आर टेकिंग नोट्स। इसमें वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो असला शिफ्ट हुआ है और जो वॉरशिप, वो हुआ है पैसिफिक से, ये सारा हुआ है, ठीक है। और इसी दौरान जो है वो एक और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। फाइनेंशियल टाइम्स से कह रहा है कि चाइना जो है इस दौरान वो तेजी के साथ चाइना काम कर रहा है, वो पूरे चौक पॉइंट्स वगैरह पे जब नजर लगी हुई है, यानी दुनिया की और अमेरिका की इधर नजर है सबकी, तो वो तेजी के साथ अपना जो पोलर सिल्क रोड है, पोलर सिल्क रोड उनका ध्यान में रखें कि वो जो कि गुजरता है आर्कटिक से, ठीक है, और चाइना पोलर सिल्क रोड जो है, अगर हम थर्ड दिखा सकें, तो वो जो आर्कटिक से गुजरता है और आर्कटिक से गुजर के, और फिर वो जिसके चक्कर में प्रेसिडेंट ट्रंप कहते थे मैं ग्रीनलैंड खरीदूंगा, ग्रीनलैंड पे उनका था ना जहन में, तो वो तेजी के साथ वहां पे वो काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स। और साथ ही इसका जो, अच्छा, ये बेल्ट एंड रोड का प्लान, ये सबसे ज्यादा जो नॉर्थ में जो बेल्ट एंड रोड का जो हिस्सा है वो ये पोलर सिल्क रोड है, ठीक है। और अगर आप फोर्थ पे देखें तो ये आपको और क्लियर नजर आएगा, क्योंकि ये जो है ये सबको बाईपास करते हुए डायरेक्ट एशिया से यूरोप को जोड़ता है,
अगर हम ये 004 दिखा सकें, ये ऊपर रेड है ना, ये देखें, ये वहां से चला चाइना से, ये रेड कलर में, ये रेड कलर में कहां से चला, वो आर्कटिक से घुमा 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 जाके पेरिस में, फ्रांस में लैंड हो रहा है। ये रोड आप देखें ना, ये रूट देखें ना आप, ये इसमें, और चूंकि बर्फ पिघल रही है आर्कटिक की, कई दफा बात कर चुके हैं कि यूक्रेन की जंग असल में और सारी जंगें आर्कटिक पे सब नजर रखें, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी नजर रखी मगर उनके हाथे नहीं आया ग्रीनलैंड। अब ये मलाका को भी बाईपास करता है, ये स्विस को भी बाईपास करता है, ये हुर्मुज को भी बाईपास, ये डायरेक्ट यूरोप तक पहुंच रहा है, ये जो आर्कटिक। और यहाँ पे आइस ब्रेकर्स और ये सारे वो तेजी के साथ काम कर रहे हैं जब, और उनको पता है अच्छी तरह कि ये कंज्यूम हो गया अमेरिका, असलहा भी और यूरोप के साथ भी, और नेटो भी नहीं देने को तैयार हो रहा, और मुल्क भी टूट रहे, मतलब सब, यूक्रेन को तो छोड़ ही देना, अब जो हाल हुआ है ऊपर जो इस वक्त आर्कटिक में हो रहा है वो तेज हो रहा है काम। अच्छा, अब आप आ जाएं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो ऑपेड है, ये मैंने जो बात की ना कि एक्सपोज हुआ है ये वहां पर पैसिफिक में और चाइना और साउथ कोरिया में, तो वो आप 10th अगर देखें ना कि अमेरिका मिलिट्री इज डेंजरसली एक्सपोज, खतर, ऐसे खतरनाक हद नहीं होता। और उसमें फिर वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि इस मौके पे फायदा उठा के रशिया और चाइना एक और नए फ्रंट खोल दें 2-3, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि अमेरिका के पास अब लड़ने की ताकत नहीं रही, ना उनके पास क्रिटिकल मिनरल्स आ सकते हैं, ना उनकी फौजों के अंदर मोरल डाउन है, उनके इत्तेहादी उनसे निकल चुके हैं सब। तो ऐसा तो नहीं कहीं कि कोई ये फ्रंट खुल जाए। ये ईरान वॉर प्रूव्स इट, एंड द चाइनीज थ्रेट इज ग्रेटर। वी नीड न्यू थिंकिंग अबाउट डिफेंस। ठीक है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ऑपेड है। अच्छा, अब आ जाए कि जी यहां पर क्या हो रहा है। यहां ये हो रहा है कि तो ईरान की तरफ से वेलकम हो गया जी। अब ये सारे जो मुल्क हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प इनको कह चुके हैं कि भाई एक मिनट, ये मतलब ये इत्तेहाद करना है, ये इत्तेहाद आपस में देख लो, जैसे है डिफेंस पैक्ट कर लो। ये देखिए, ये डिफेंस पैक्ट है, मैंने पहले भी कहा था ना, ये दिफाई है, इसका नाम ही डिफेंस है। ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो वॉर का छेड़ दिया ना पूरा, ये डिफेंस है, दिफा। फौजें अपनी मुल्क का दिफा करती हैं जाहिरियत के खिलाफ, ठीक है। अच्छा, इसलिए डिफेंस फोर्सेस, अच्छा आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, ज़ाहिर आर्म्ड होते हैं, लेकिन डिफेंस फोर्सेस, तो ये डिफेंस पैक्ट है, ये दिफाई है। और ये इस तरह से दिफाई है कि पहले तो ये बना के अच्छा जी शायद ये कोई ईरान के खिलाफ बन गया, ईरान ने आज इसको बहुत अच्छी तरह वेलकम किया, ठीक है। और ये तुर्किया के जो वजीर खारजा हैं वो पहले बात कर चुके थे, और कि इस बारे में कि हमारी ईरान और आर्टिकल 5 और सारी बातें आज कर चुके थे। आज इनकी तरफ से, ईरान की तरफ से बात हो गई क्लैरिटी के साथ। अच्छा, अब इसमें एक ईरान में और तब्दीली आई है जिसके, क्योंकि यहां बहुत कुछ हो रहा है, अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं है आगे का। अब नेतन्याहू का क्या करना है, यानी अभी मैंने कहा नहीं, खामोशी, अभी सब देख रहे हैं कि ये कैसे अगला मास जॉर्डन से खुलेगा, क्योंकि उधर एक और हो गया, उधर वो गुफ्तगू नाकाम हो गई है लेबनान की और इसराइल की। जो जोसेफ ऑन थे वो आज वो रोम के अंदर वो खत्म हो गई, और वो आगे कहीं दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है। उन्होंने कहा जोसेफ ऑन ने कि फौजें बाहर निकालो, और मैं ये पायलट जोन वगैरह को नहीं मानता। और मैंने बहुत पहले कही थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जोसेफ ऑन जो है वो खड़े हो जाएंगे अपने अवाम के साथ, और वो खाना जंगी की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। जो ये प्लान बन रहा है मार्को रूबियो, लेकिन मार्को रूबियो ने बनाया या प्रेसिडेंट ट्रम्प के पूछे बगैर तो नहीं बना सकते। वो एक तरफ इधर पैक्ट हो रहा है, उधर से वो हो रहा है, उधर से, अब वो करते 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 एक ऐसी जगह आ गए, वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ हो, ये हुर्मुज तो आखिर में हुर्मुज तो खुले, हुर्मुज नहीं खुल रही। अच्छा, अब यह है कि ये अब देखें ना, आज जो मुज़ाकरात खत्म वो टूट गए, वो जो ये नहीं होंगे, ये हो ही नहीं सकते अब लेबनान और इसराइल के दरमियान वो मुज़ाकरात। अब क्या होगा, जंग छिड़ेगी, क्या होगा, अंदर घुसा हुआ इसराइल, फौजें इसराइल की। मैं 17th कोट कर रहा हूँ, लेबनान इसराइल अनलाइकली टू रिज्यूम टॉक्स इन कमिंग मंथ्स। सोर्सेज से बड़े बुरे नोट पे ये टॉक्स खत्म हुई हैं, 17th बड़े बुरे नोट्स पे खत्म हुई है, क्योंकि ये एक गैर फितरी सी बात थी ना वो और ये इसमें सबसे बड़ी बात हुई कि जोसेफ ऑन नेतन्याहू से नहीं मिले। ये इनके नीचे लेवल पे जो है वो सफीरों के लेवल पे मुलाकात हुई, वाशिंगटन में कोई इनके सीनियर लोग खुद तो बिल्कुल भी नहीं मिले, क्योंकि इसराइल तो सॉरी लेबनान तो तस्लीम ही नहीं करता इसराइल को, ठीक है। अच्छा, अब यह है कि ये बल्कि गद्दारी करार देता है
तो ये बिल्कुल जोसेफ हॉर्न अलग हो गए और नबी बेरी और वहां पे जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स और तुर्की अभी साथ और ये सब। अब यह है कि अब ये खामोशी के दरमियान ये मुल्क सारे राब्ते में है और तेजी के साथ आगे अपना प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी के पास कोई प्लान नहीं है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते थे किसी तरह से उनको कुछ ऐसा मिल जाए कि वो ऐलान कर देंगे मैं जीत गया हूं, कि हुर्मुज़ खुल गई, बेजा हो जाए। ईरान ने वो जगह ने कहा नहीं, और कंडीशन रख दी। मैंने कहा ना ये वो 444 डेज क्राइसिस खड़ा हो गया है जिमी कार्टर वाला, कि क्या अगला इलेक्शन वो नहीं तो उनका कोई साथी ही लड़ेगा ना, तो क्या बताएगा कि क्या हुआ। यूक्रेन की जंग खत्म करवाई हमने जो है वो ग्रीनलैंड का इशू, ये आर्कटिक वाला मसला खत्म करवाया। हम चाइना के अगेंस्ट खड़े हुए रेयर अर्थ पे, और टैरिफ की वॉर जो पूरी दुनिया में छिड़ी हमने। क्या रशिया को हमने शिकस्त दे दी? क्या नेटो को हमने ताकतवर कर दिया? क्या खलीजी रियासतों को हमने हमने हर अमेरिकन की जिंदगी खतरे में डाल दी अपनी इस पॉलिसीज की वजह से, जबकि ये गैर मकबूल जंग है अमेरिका में। ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये एप्स्टीन वॉर है या इसको जो भी नाम दें। ये प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी नहीं चाहते थे शायद, वो फंस गए। एक दफा आप फंसते हैं तो फिर आप फंसते चले जाते हैं, फिर आप उसको एक्सेप्ट तो नहीं करते। प्रेसिडेंट ट्रंप जैसी पर्सनैलिटी एक्सेप्ट तो कभी भी नहीं करेंगी कि ऐसे हुआ। ईरान ने उनको निकलने की जगह ईरान ने नहीं दी। अब ईरान जो है वो एक बात जो है आज वो और बड़ी ज़बरदस्त हुई, और वो ये हुई कि जो आज़रबाईजान के जो प्रेसिडेंट हैं अलीयाव, उन्होंने चूंकि जो मौजूद पजिशकियाँ हैं, एक तो उनका कहना यह है कि मेरी 7 घंटे तवील मुलाकात हुई है रहबर के साथ। बड़े कॉन्फिडेंटली आज जो कॉन्फ्रेंस में खड़ा, आज़रबाईजान के सदर की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस मौके पे आज़रबाईजान ने जो रोल प्ले किया है इस पूरे क्राइसिस में, अब देखें ये क्या था कि आज़रबाईजान इस्तेमाल होगा ईरान के खिलाफ। तो मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, वहां पे जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि जो इस पूरी जंग में आज़रबाईजान, अच्छा हमारा आज़रबाईजान से ताल्लुक बताने की जरूरत नहीं है, हम तो आर्मीनिया को नहीं मानते आज़रबाईजान की और तुर्किया की वजह से। तो उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान का जो रोल है वो ऐसा है कि जो हम हमेशा ईरान याद रखेगा, और उनकी तरफ से जो हमें मदद और सपोर्ट मिली है वो हमें हमेशा याद रहेगी। उसके बाद फिर उनका मैसेज आया कि मसूद पज़ेश्कियान ने, जो हमारे लिए, हम तो नहीं चाह रहे थे कि बात करना, लेकिन जो भी मदद की है, जो भी सपोर्ट हुई है, और हमारे लिए जो अच्छे कलमात अदा किए हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये मैं ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है 19th आज़रबाईजान स्टैंड विद ब्रदरली ईरान, ये जो रीजनल टेंशंस में, ठीक है, तो ये उन्होंने फिर आज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बताना चाह रहे थे आज़रबाईजान की तरफ से, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र कर दिया हमारा, तो इसलिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छे, और जितने भी क्राइसिस होगा हम बताएंगे नहीं, हम आपकी खामोशी से मदद करेंगे। अब ये देखें ना, ये कैसी, कई, मैंने कहा ना, कई जो है ना शैतान सिफ्त किरदारों की जो उमंगें थी, उनके ऊपर ये ओस पड़ गई है कि ये आपस में मुल्क लड़ जाए, नहीं लड़ेंगे। अच्छा अब आ जाएं आपके, आज कोई अटैक भी नहीं हुए। इतनी पुरज़ार खामोशी है कि किसी टैंकर पे कोई अटैक, कोई हमला, एक सन्नाटा है। लड़ाई अगर हो रही है तो सिर्फ यमन में हो रही है, और यमन में जो लड़ाई हो रही है वो मौका बंदरगाह पे कब्जा, उसमें भी आज हो रही है, झड़पें जारी हैं। थोड़ी सी शिद्दत में कमी आई है, कहीं सफारतकारी है। ये मैं अपनी, ये 1-2 दिन में शायद इसका कोई आ जाए ऑफिशियल, कहीं सफारतकारी सऊदी अरेबिया की हो रही है और बाकी मुल्क भी शरीक है। एक खामोश सफारतकारी हो रही है यमन के हवाले से। और ये तो बाब मंदर तो एक इशू है ना कि कब खोलता है, कैसे खोलता है। असल तो ये जो खाना जंगी अंदर में लड़ पड़े हैं सारे लोग, और मैंने कल पूरी हिस्ट्री बताई थी कि ये तो हजारों साल पुराना किस्सा है पूरा, ये अभी का तो है नहीं। अच्छा, और इसमें जो है ये तो वहां पर भी एक झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसमें आज मैंने देखा तो इतनी ज्यादा शिद्दत उसमें नहीं थी। अब इसमें एक जो तब्दीली आई है वो ये है कि मोहसिन रज़ाई को, जो उनके बड़े
इम्पॉर्टेंट एक रहनुमा है, उनको नेशनल सिक्योरिटी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो एक सेक्रेटरी का ओहदा दे दिया गया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको करके फिर हम प्रोग्राम। अच्छा, ये जो मोहसिन रिजाई हैं, ये इनको ये जो 12 लोग जिन्होंने पासदाराने इनकलाब कायम की थी, उसमें से ये एक 12 में से एक शख्स हैं और इनको आयतुल्ला खुमैनी ने नॉमिनेट किया था। ये इनसे पहले जो है वो मोहम्मद बाक़िर जुल्क़दर थे, वो इसी साल जो है वो कुछ अरसे पहले वो अपॉइंट हुए थे इस ओहदे पे, और वो किसकी जगह अपॉइंट हुए थे? वो सैयद अली लारीजानी जब शहीद हो गए थे तो उस पोस्ट पे ये आए हैं। और ये जो हैं इनको अब ये पाकिस्तान के हवाले से बड़े मुस्बत हैं। ये देखें ना, पाकिस्तान के हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बहरहाल ये ईरान की अपनी, लेकिन ये बात करने में बड़े सख्त। और ये जब पासदारान कायम हुई तो आयतुल्ला खुमैनी ने ये शाहिरान के खिलाफ मुजाहिरों में शरीक थे और इनको सावक ने गिरफ्तार कर लिया था 1971 में। सावक ने इनको 6 महीने के लिए वो जो उनकी फोर्स थी शाहिरान की, उनको जेल में रखा था कैद तन्हाई में। तो ये बहुत पुराने, फिर ये इनकलाब में भी साथ, फिर आयतुल्ला खुमैनी ने इनको पासदारान का जो इंटेलिजेंस का विंग था उसके ये पहले कमांडर बने, क्योंकि पासदारान को बनाने वालों में से ही तो मंशूर लिखने वालों में से 12 लोगों में से एक ये थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये पासदारान के कमांडर पे, ये ईरान इराक जंग हुई उसमें ये पासदारान के कमांडर, तो ये बड़े। और ये इब्राहिम रईसी, ये कई दफ़ा इन्होंने सदारत में भी, सैयद इब्राहिम रईसी शहीद जो हैं उनके ये रनर अप में थे इलेक्शंस में कि ये भी सदारती उम्मीदवार थे। तो ये आयतुल्ला खुमैनी, आयतुल्ला खामेनाई और अब जो आयतुल्ला मुश्तबा खामेनाई, उन सब के करीब, तो उनको इस जगह पे लाया गया। एक सख्त गिर मौक़िफ़ ही रखते हैं, एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन इतना सख्त गिर भी नहीं है कि जिनके सफारतकारी ना हो। तो इन्होंने ये एक तब्दीली, ये इंटरनल ईरान के अंदर एक तब्दीली आई है जिसको दुनिया बगौर देख रही है। लेकिन यह है कि ये जो पुरस्रार खामोशी है, अब देखें ना, नेतन्याहू बीच में, वो नेतन्याहू को ये पता ही नहीं कि प्रेसिडेंट वो, उसने कहा मैं तो गजा प्लान नहीं मानता, उसने कहा मैं गजा का प्लान मैं तो मुस्तरद करता हूं। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद प्रेसिडेंट हम कह रहे हैं कि हमने तो अटैक नहीं करना, हमने तो अब माशी दबाव बढ़ाना है। ओ भाई, उधर नेतन्याहू का क्या बनेगा, इसराइल का क्या बनेगा? ठीक है, इसराइल ये, अच्छा मैं आखिर में सिर्फ एक बात करूं, ये इंडिया के लिए भी एक लंबा फिक्र है, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इसमें कोई भी आ रहा है, ईरान का मुस्बित मैसेज, आज़रबाईजान, ये मुल्क सारे, और एक बड़ा बन रहा है ना अलायंस, और अमेरिका के साथ भी हम हैं, सबके साथ हैं। तो अगर अमेरिका की छतरी से कि हटती है, उसकी एम्ब्रेला हटती है, तो भारत का इत्तेहादी कौन होगा? इसराइल। इस वक्त देखें ना, अगर वहां जापानीज और साउथ कोरियंस ये सोच रहे हैं कि हम यहां कैसे अलायंस बनाएं, चाइना से दोस्ती क्या करें हम, तो इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बिल्कुल टोटल कोलैप्स नहीं हो गया फॉरेन पॉलिसी? मतलब एक सवाल है आगे जाके क्या होता है, क्या फैसला साजी होती है, क्या बात, जेडीएमएस ने कॉल कर दी है, जैसे कुछ हो गया। मतलब वो किस टेबल पे मौजूद हैं? एक मेज होती है ना कि आप उनको पता हो कि पाकिस्तान सऊदी अरब की क्या बात हो रही है, उनको नहीं पता। पाकिस्तान तुर्किया की क्या बात, उनको नहीं पता। पाकिस्तान ईरान से क्या बात कर रहा है, उनको उतना ही पता है जितना वो खबरों में सुन रहे हैं। अब ईरान की और सऊदी अरेबिया की क्या बात हो रही है, उनकी मुझे नहीं पता कि उनकी इंटेलिजेंस उनको बता रही है, नहीं बता रही है, और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली फॉरेन पॉलिसी उनकी आगे मुरतब। लेकिन वो बिल्कुल होता है ना कि बस वो, मतलब क्या भाई क्या कर रहे हैं वो, मतलब जो होगा वो देखेंगे, अच्छा खुल जाएगी हुर्मुज़ तो खोलेंगे, मतलब उनका कोई। तो ये जो पूरा अब ये मल्टीपोलर दुनिया या बाइपोलर या मल्टीपोलर जिस तरफ भी जा रही है दुनिया, इसमें इंटरनल सोशल अनरेस्ट जो पाकिस्तान में शदीद तर है, मैं उस पर बहुत बात कर चुका हूं और मैं बार बार जुमले दोहराऊंगी, वो उसकी मौजूदगी आप देखें कि वो कितनी ज्यादा है इस वक्त। पोलराइजेशन मुल्क के अंदर, ये मसले मसाइल लोगों के हैं ना, लोगों की प्रॉब्लम्स, कहीं बिजली नहीं है, कहीं प्राइसेस बढ़ रही हैं, कहीं करप्शन है, कोई लूट मार हो रही है, कुछ सर पे। और आप देखें कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वहां पे पाकिस्तान मौजूद है।
अब यह है कि वो जब तक ये अंदर का हम आपस में ये हम नहीं करना है ना, आके हमने इसको मुल्कों के अंदर ही खुद ही हमने करना है ना। दुनिया तो देख रही है कि भाई पाकिस्तान यहाँ पे अच्छा पाकिस्तान की, लेकिन फिर साथ ही फिर वो कहते हैं कि अंदर टर्मोइल में। तो बात यह है कि ये सोशल अनरेस्ट हम ये अंदरूनी जो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, हंगर गेम्स है ना, पावर गेम भी नहीं है, हंगर गेम है, ठीक है। तो इससे हमें निकलना होगा।